हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जुलाई मंथ का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है? कैपस्टोन क्या है? कैपस्टोन जो है एक उपग्रह है जो कि किस एजेंसी के द्वारा, जो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया वो है नासा के द्वारा जो है कैपस्टोन उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चलते हैं इसका डिटेल के बारे में, चलते हैं क्या बोल रहा है डिटेल में। नासा ने हाल ही में 25 किलो वजन का एक उपग्रह जो है कैपस्टोन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका क्या है? चंद्र कक्षा में जो है ये अंडाकार रूप में जो है, अंडाकार इस टाइप का जो है रूप में जो है इसको परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के लिए 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कौन सा देश है? सिंगापुर देश के लिए जो है इसरो ने जो है 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके डिटेल के बारे में। डिटेल क्या बोल रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मान PSLV-C53 जो है मिशन में सिंगापुर में 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। कितने? 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसमें जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, PSLV-C53 जो है अंतरिक्ष विभाग की एक कॉरपोरेट शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है दूसरा समर्पित मिशन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जो भी हम बता रहे हैं थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, कहीं एग्ज़ाम में कहीं पूछ सकते हैं। आपको जो है कौन सा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था वो भी पूछ सकता है। 3 उपग्रह जो लॉन्च हुआ कौन कौन से? तो एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, एक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ठीक है, के कंप्यूटरीकरण का बजटीय परिव्यय कितना है? तो इसका कंप्यूटरीकरण का बजटीय जो है परिव्यय कितना है? तो 2516 रुपया जो है इसका परिव्यय है। ठीक है दोस्तों, अब आके इसका थोड़ा डिटेल के बारे में बताते हैं। इसका डिटेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2516 करोड़ रुपये की बजटीय परिव्यय के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों मानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, जितने भी फुल फॉर्म आते हैं, जैसे PACS आता है फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म जो है आप याद जरूर करें, ताकि एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर में जो रहते हैं वो उसी का जो है फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में डालते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, तो आप जो कॉपी में नोट डाउन करें कि फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है। PACS का तब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है। ठीक है दोस्तों, के क्या है? कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है PACS की दक्षता में वृद्धि करना, मतलब कि इसकी क्वालिटी में जो है वृद्धि करना PACS का, और इसके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, कि इसका जो है आउटपुट जो है और जवाबदेही, मतलब कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको अच्छे तरह से हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका आयोजन स्थल कौन सा है? वो है पोलैंड। पोलैंड में जो है 11वें जो है विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल पोलैंड में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल है। डिटेल इसलिए लेकर आते हैं कि आप लोग भी तो है कॉपी जो वीडियो बनाते हैं तो हम जो डिटेल बताते हैं तो आप उसको जो है पॉज करके एक बार अपने से पढ़ भी लिया करें, जो कि आपसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते इसके बारे में बताते हैं। 11वां विश्व शहरी मंच जो है पोलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ? पोलैंड में आयोजित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द
अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इनके सहयोगी ने शहर प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द अर्बन अफेयर्स, एक ये हो गया। दूसरा हो गया क्लाइमेट सेंटर ऑफ द सिटीज, तीसरा हो गया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया और इनके सहयोगी शहर जो प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए जो है तत्पर रहते हैं और पूरे संगठन मिल करके जो है इस मंच का जो है लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2022 रीसाइलेंस डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा हुआ है? ये G7 से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल आपको बताते हैं। इसका डिटेल क्या है? भारत सहित शक्तिशाली G7 समूह और उसके 5 सहयोगी देशों के नेता ने 2022 रीसाइलेंस डेमोक्रेसी स्टेटमेंट शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया। ठीक है, नेताओं ने पुष्टि की है कि नागरिक समाज की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बहस और सूचनाओं से मुक्त प्रवाह को ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। की तरफ नेक्स्ट प्रश्न है उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो कौन लिए हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ? वो हैं एकनाथ शिंदे ने जो है महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉडल किस संगठन से संबंधित है? तो किस संगठन से संबंधित है? वो इसरो से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसरो को फुल फॉर्म आपको बताए थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में आता है, पूछता है, इसरो का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। इसका नोट में दिया हुआ, इसके बारे में बताते हैं। PSLV जो है कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के अंतिम चरण का उपयोग करके कक्षा में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, PSLV रॉकेट में पहले 3 चरण वापस समुद्र में गिरते हैं और अंतिम चरण जो है उपग्रह की कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अंतरिक्ष कवाड़ के रूप में समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि इसका टोटल 4 चरण होते हैं। 4 चरण में जो है 3 चरण जो है ये हमारे वायुमंडल से ही धीरे धीरे जो है समुद्र में आकर सभी वेस्ट जो होते हैं वो गिर जाते हैं और जो लास्ट में जो बचते हैं जिसको कवाड़ के रूप में यहाँ काउंट किया गया है, तो वो क्या है अंतरिक्ष में ही कवाड़ के रूप में जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है चुनावी बॉन्ड जो है जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? वो है संस्था हमारा SBI के द्वारा जो है चुनावी बॉन्ड जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा है? वो है कोलिजन फॉर द डिजास्टर्स रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलिजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के धारा 3 के तहत छूट और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए CDRI माने कि कोलिजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो वह है DRDO की तरफ से जो है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर पहला परीक्षण जो है परीक्षित किया है। कौन सा है? DRDO के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, DRDO के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस के लिए किस नए निकाय की मंजूरी दी गई है? तो नए निकाय जो है वो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा जो है एक नए निकाय की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है नारी की नमन के नाम से जो है एक योजना शुरू की गई है, वो हिमाचल प्रदेश है। इसके बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कौन है? जयराम ठाकुर ने नारी का नमन योजना की शुरुआत की। इसी योजना के इसका उद्देश्य राज्य के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना है। ठीक है दोस्तों, 50% की छूट देना है। और राज्य सरकार ने राइड विद प्राइड सरकारी टैक्सी सेवा में महिलाओं ड्राइवरों के 25 नए पदों की मंजूरी देने की भी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार जो है इसके नए अध्यक्ष हैं। किसके? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है जून 2022 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया है? तो राजस्व जो एकत्र किया गया है वह 1.45 लाख करोड़ रुपया जो है एकत्र किया गया है। 15वां प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क प्रोग्राम रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो वो किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है इसके बारे में बताते हैं आपको, थोड़ा इसका भूल गए थे, इसका भी नोट हमने दिया है नोट में। भारत में 22 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष थीम था सतत विकास के लिए डेटा। ठीक है, कौन इसका थीम क्या था? सतत विकास के लिए डेटा, इसका थीम रखा गया था सांख्यिकी दिवस का। ठीक है, यह अवसर पर इस अवसर पर जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अनस्टेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अलूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? वो थे आंध्र प्रदेश राज्य के जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 2125वीं जयंती पर उनकी जो है 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, और क्या किए हैं? 15 टन की मूर्ति को 3 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के भीमावरम में क्षेत्रीय सेवा समिति द्वारा स्थापित भी किया गया। अलूरी सीताराम राजू को राम पचौड़ा वरम वन क्षेत्र में जो है रंपा विद्रोह और मनियम विद्रोह के लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र को? राम पचौड़ा वन क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, जो शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम जो है वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेचेड। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया वीक की थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडिया ट्रेज है। प्रधानमंत्री ने भारतीय भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं में पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी का भी शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, देखिए डिजिटल इंडिया वीक का थीम क्या था? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेचेड था। तो ये जो थीम एग्जाम में आने की संभावना होती है, एग्जाम में आने की चांस रहती है। 18वां प्रश्न है
किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टेटस स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 जारी किया है? वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो है स्टेटस स्टार्ट्स अप रैंकिंग जो है जारी किया गया। इसके बारे में जानते हैं, नोट में है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है। यह रैंकिंग 7 सुधार क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसे गुजरात, कर्नाटक और मेघालय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको? गुजरात, कर्नाटक और मेघालय को जो है इसमें जो है इसका प्रदर्शन सही रहा है, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और लद्दाख में जो है एक उभरता हुआ स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र है। ठीक है, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो है, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वर्ग के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किसके संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ? तो है महासागर के संरक्षण के लिए लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से जो है एक संरक्षण जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का समापन लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य और हमारी जिम्मेदारी के सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। ठीक है, 150 से अधिक देशों ने महासागरीय आपात स्थिति से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवोन्मेषी कार्रवाइयों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। लिस्बन योजना जो है, लिस्बन घोषणा विकासशील देशों, मुख्य रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कम विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही क्षमता चुनौतियों को ध्यान में रखती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बुनकर चींटियों से बनी काय चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? तो किस है? उड़ीसा का जो है लोकप्रिय भोजन है बुनकर चींटियों से बनी काय चटनी, जिसको काय चटनी बोला गया। इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि बुनकर चींटियाँ जिनका वैज्ञानिक नाम है ओकोफिला अस्मार्गडिना है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पाई जाती है। कहाँ? उड़ीसा का मयूरभंज जिले में यह पाई जाती है। जिले के लोग विशेष रूप से आदिवासी काय चटनी नामक चींटियों के साथ एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उड़ीसा के वैज्ञानिक काय चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।